आजकल वेलनेस और सुंदर दिखने पर लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर रोज सेलिब्रिटीज की चमकदार स्किन और रिंकल फ्री चेहरा देखकर हर कोई सोचता है कि यार मुझे भी ऐसा ही दिखना है। और यही वजह है कि इंडिया में ब्यूटी ट्रीटमेंट का बिजनेस धड़ाधड़ ग्रो कर रहा है। बोटॉक्स, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन और वेम्पायर फेशियल, अभी सब आम बातें बन चुकी हैं। साल 2024 में इंडिया में करीब 1.29 मिलियन लोग यानी कि लगभग 12.5 लाख लोगों ने किसी न किसी तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया था और ये नंबर अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इतना ही नहीं, 2033 तक इसके 4000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक डार्क साइड भी है। मार्केट में ऐसे ढेरों क्लिनिक खुल चुके हैं जो ना तो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हैं और ना ही वहां के डॉक्टर्स के पास सही डिग्री होती है। कई बार तो स्टाफ को बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी नहीं होती है। इन जगहों पर ना तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, ना ही इमरजेंसी हैंडल करने की फैसिलिटीज होती है। ये हाल सिर्फ बड़े शहरों का नहीं है, बल्कि छोटे शहरों यानी कि टियर 2 सिटीज में भी ये क्लिनिक तेजी से फैल रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि कई बार एक सिंपल सा दिखने वाला प्रोसीजर पेशेंट की जान ले लेता है। मतलब जहां लोग सिर्फ ग्लो या यंग दिखने जाते हैं, वहां से कई बार उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर और दूसरे शहरों में ऐसे क्लिनिक्स पर एक्शन लेना शुरू किया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कर्नाटक में ही 400 से ज्यादा स्किन और हेयर क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनमें से करीब 200 तो अकेले बैंगलोर में हैं। सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के लिए किन डॉक्टर्स को रजिस्टर किया जाता है, उनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए और क्लिनिक के पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। अभी कुछ समय पहले की खबर है, जब केरल में समीर नाम का शख्स हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 2 दिन बाद ही घबराहट में फिर से उसी क्लिनिक पहुंचा था जहां पर ट्रीटमेंट करवाया गया था। वजह थी उसके सिर से पस का बहना और बर्दाश्त नहीं होने वाला सर दर्द। लेकिन क्लिनिक वालों ने उन्हें यह बताया कि ऐसा होना तो नॉर्मल है और उन्हें स्टेरॉइड्स और कुछ पेन किलर्स देकर वहां से चलता कर दिया। पर जब उससे भी समीर की हालत में सुधार नहीं आया तो समीर दूसरे बड़े हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पता चला कि समीर को नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें बैक्टीरिया तेजी से बॉडी टिश्यू को खा जाता है। गनीमत है कि समीर का ट्रीटमेंट चल रहा है और वे धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन अपने साथ हुए धोखे और गलत ट्रीटमेंट के खिलाफ क्लिनिक पर पुलिस कंप्लेंट और केस दर्ज किया गया तो वहां के लोग फरार थे और क्लिनिक बंद हो चुका था। ये कहानी अकेली नहीं है, एक और केस सुनिए। कानपुर में तो एक डेंटल डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। दांतों के इलाज की डिग्री लेकर हेयर ट्रांसप्लांट करने का ये नतीजा हुआ कि 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। इनमें से एक की मौत वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दिमाग में सूजन की वजह से हुई थी। डॉक्टर पर हत्या का केस भी फाइल हुआ, जो अभी फिलहाल जेल में अपनी सजा भी काट रहे हैं। कुछ ऐसा ही मुंबई में एक्टर शेफाली जरीवाला की मौत के बारे में भी आपने सुना होगा। बताया जा रहा है कि शेफाली ने फास्टिंग के दौरान एंटी एजिंग इंजेक्शंस लिए थे और इस इंजेक्शन से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनके घर में कई तरह की दवाइयां और इंजेक्शंस मिले जो उन्होंने बिना सही मेडिकल गाइडेंस के लिए थे। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें इन ट्रीटमेंट के नाम पर मोटी रकम ली जाती है और सामने वाले को इसका फायदा भी नहीं दिखता। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये हादसे हो कैसे रहे हैं। आज हर गली नुक्कड़ पर ब्यूटी क्लिनिक्स खुल गए हैं। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बड़े बड़े बोर्ड्स होंगे, फैंसी इंटीरियर होगा और स्टाफ होगा जो खुद को कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती, ना तो MBBS की, ना ही डर्मेटोलॉजी की। बस ये लोग कहीं से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज कर लेते हैं या फिर वर्कशॉप करके इंजेक्शन लगाने, फिलर्स भरने या लेजर चलाने लगते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह है लोगों का सस्ते इलाज का लालच। जो असली डॉक्टर होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, उनकी फीस आमतौर पर ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर सर्टिफाइड मशीन्स होती हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन भी किया जाता है।
लेकिन इन अनऑथराइज्ड क्लिनिक में आधी कीमत पर ही बोटॉक्स, लेजर, हेयर ट्रांसप्लांट और केमिकल पील्स का ऑफर मिलता है और पैसे बचाने के लालच में उन्हें इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। इन दोनों कारणों के अलावा तीसरी और शायद सबसे बड़ी जो वजह है इस प्रॉब्लम की बढ़ने की, वो है गवर्नमेंट की निगरानी ना होना। इंडिया में कॉस्मेटिक और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रेगुलेशन उतनी तेजी से आया ही नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कोई भी आदमी एक ऑफिस रेंट करता है, एक मशीन खरीदकर 2-3 स्टाफ रख लेता है और सालों तक बिना किसी की नजर में आए अपने ट्रीटमेंट के बिजनेस को चलाता रहता है। कई बार तो तभी एक्शन लिया जाता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, वरना तो ऐसे क्लिनिक बिना रोक टोक के हर जगह पैसा ही छाप रहे हैं। यूं तो नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ही हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही देखने को मिलती है। आजकल बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने लगे हैं। ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और पेशेंट को लगता है कि ये प्रोफेशनल हैं, लेकिन असल में इनके पास कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। जैसे कुछ डेंटिस्ट के पास BDS और MDS की डिग्री होती है, वो छोटे वीकेंड कोर्सेज करते हैं या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप करके हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स और फिलर्स करने लगते हैं, जबकि इनके पास स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट की डीप मेडिकल नॉलेज होती ही नहीं है। ठीक उसी तरह आयुष डॉक्टर्स यानी कि जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी वाला ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सिर्फ अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है, लेकिन कई बार ये लोग एलोपैथिक स्किन ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस और लेज़र ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जो कि ना तो लीगल है और तो और ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी खतरनाक है। इसके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो खुद को कॉस्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट बोलकर क्लिनिक खोल लेते हैं। उनके पास ना तो मेडिकल डिग्री होती है और ना ही वो सही तरह से डायग्नोस कर पाते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब भी इमरजेंसी आती है वो हैंडल नहीं कर पाते। कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ है कि क्लिनिक क्वालिफाइड डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन असल में वो डॉक्टर वहाँ पर होता ही नहीं है। इसके अलावा बहुत से क्लिनिक का सेकेंडरी हॉस्पिटल से कोई टाई अप ही नहीं होता, जिसकी वजह से इमरजेंसी आने पर मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपको समझना होगा कि आप असली और नकली में फर्क को ठीक तरह से समझें। असल में डर्मेटोलॉजी एक मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन, पिगमेंटेशन, बालों का झड़ना और नाखूनों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनका ट्रीटमेंट करने वाला कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन कॉस्मेटोलॉजिस्ट इस शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है। असल में इस शब्द का मतलब होता है ब्यूटी ट्रीटमेंट, जैसे कि आपका हेयर कट करना, हेयर कलरिंग करना, मेकअप करना, मैनिक्योर, पेडिक्योर और स्किन के बेसिक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट या बीमारियों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जिसमें दवाइयाँ लिखना, इंजेक्शन लगाना या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है, वो काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास MBBS की डिग्री हो। अगर कोई डॉक्टर स्किन या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करता है तो उसके पास MD डर्मेटोलॉजी या DDV यानी कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और वेंड्रोलॉजी जैसे रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही अगर डॉक्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेंड्रोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट का मेंबर है तो ये उसकी सही ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन का प्रूफ माना जाता है। इसके अलावा क्लिनिक को चुनते समय भी कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि वहां पर साफ सफाई हो, क्लिनिक के पास ISO सर्टिफिकेट हो। किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल के लिए ये ISO सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या नहीं, ये क्लियर हो जाता है। जैसे ISO 9001 ये बताता है कि मरीजों को मिलने वाली सर्विस, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाती है। अगर किसी क्लिनिक में मशीनें या मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तो ISO 13485 ये गारंटी देता है कि वो इक्विपमेंट सेफ भी हैं और प्रॉपर मेंटेन किए भी गए हैं। ISO 14001 दिखाता है कि क्लिनिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना। और ISO 45001 ये प्रूव करता है कि क्लिनिक में जो स्टाफ है और पेशेंट है, उन दोनों की सेफ्टी
इन्फेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी मैनेजमेंट को सही तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। इसके अलावा अगर वहां पर लेजर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, तो उसके लिए भी लेजर सेफ्टी सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें मिलकर इंश्योर करती है कि आपका इलाज सेफ भी है और सही तरीके से किसी ट्रेन इंसान द्वारा किया जा रहा है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 भारत सरकार का कानून है, जिसका उद्देश्य है कि देश के सभी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, लैब्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को एक यूनिफॉर्म सिस्टम में लाया जाए और मरीजों को सेफ और क्वालिटी हेल्थ केयर मुहैया कराया जाए। इस एक्ट के तहत हर क्लिनिक और हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और वहां की जगह, स्टाफ, उपकरण, साफ सफाई, रिकॉर्ड रखने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए मिनिमम नॉर्म्स तय किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर उस क्लिनिक पर पेनल्टी भी लग सकती है या फिर उसे बंद भी किया जा सकता है। लेकिन ये कानून अभी तक पूरे भारत में लागू ही नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम और हरियाणा ने ही अभी तक इसे अडॉप्ट किया है और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में भी इसका पालन किया जा रहा है। लेकिन बाकी राज्यों में ये कहीं लागू नहीं हुआ है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि सभी राज्यों में इसे अपनाया जाए ताकि गलती करने वाले क्लिनिक पर कार्यवाही को करना आसान हो जाए। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।